नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसा कि डेली के सेशन में होता है, हम लोग डेली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1786, 1784, 1793 या फिर 1789। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार है चैनल को क्या कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होगी। और स्थापना कौन करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे कि इस सोसाइटी की स्थापना कौन करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, विलियम जोन्स इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। राजस्थान के किस शहर को मसाला बगीचा कहते हैं? तो बताइएगा, कोटा, जोधपुर, सवाई माधोपुर या फिर रामगंज मंडी क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, राजस्थान के किस शहर को मसाला बगीचा कहते हैं। और देखो करेक्ट आंसर जो होगा दूसरे प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर को मसाला बगीचा कहते हैं। अगर हम लोग बात करें उदयपुर, तो उदयपुर को क्या करते हैं, तो इसको सफ़ेद शहर कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जयपुर, तो जयपुर को क्या करते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर को सफ़ेद शहर, वाइट सिटी, और जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर, और जोधपुर को मसाला बगीचा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास करना है? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो क्या करेगी, जो तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास को प्रस्तुत करती है? तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। और करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना है और इसका समय जो है वो है 2012 से लेकर के 2017 का। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 17 है और ये भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और इसी का उद्देश्य क्या है, तो तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो इलाहाबाद बैंक की बात हो रही है। देखो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। और 2019 में, ठीक है, 2019 में जो ये इलाहाबाद बैंक है इसका क्या कर दिया जाएगा, इसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन बैंक में इसका विलय कर दिया जाएगा इलाहाबाद बैंक का। ठीक है, स्थापना हुई थी 1865 में और 2019 में इंडियन बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया। अब वर्तमान में आपको इलाहाबाद बैंक देखने को नहीं मिलता है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1865 में तो इस इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय था वो था कोलकाता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय था। चलो आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? ठीक है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय या फिर जनता? किसी के मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकार जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो देखो ये हैं भाग 3 में। ठीक है, कहाँ पर है मूल अधिकार, तो भाग 3 में है। और किस देश से लिए गए हैं, तो USA अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो 14 से लेकर के 32 के बीच में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो कुल वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, कितने हैं, तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व जो है ये न्यायालय का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है?
तो देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है, ठीक है। देखो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। कितनी बार? तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और जो ये संशोधन किया गया है, ठीक है, जो ये संशोधन किया गया है, इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। कौन सा? तो 3 शब्द जोड़ा गया है। तो एक तो देखो ये है समाजवादी, दूसरा क्या है? दूसरा आपका है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। दूसरा शब्द जो है वो क्या है? तो वो है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द जो है वो क्या है? तो वो है अखंडता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये 3 शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन 1976, ठीक है। 42वां संशोधन 1976 ये एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना में किया गया है। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, आपके कौन कौन से हो जाएंगे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में? 7वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, तो नीति निर्देशक तत्व में आपका अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में अगर हम लोग बात करेंगे, डीपीएसपी में बात करेंगे, तो अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग भाग की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का किस भाग में उल्लेख है? तो भाग होगा आपका 9। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर पूछा गया है आपसे अनुसूची। तो अगर अनुसूची पूछा जाएगा तो अनुसूची आपकी हो जाएगी कौन सी? 11। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। पंचायती राज व्यवस्था का 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये होगा हमारा 73वां संशोधन हो जाएगा, ठीक है। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और जो ये 11वीं अनुसूची है, इसके तहत पंचायतों में कितने विषय शामिल किए जाएंगे? तो 29 विषय पंचायतों को प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत ये क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। घरों में प्रयोग होने वाला जो फ्यूज तार होता है, उस धातु से बने होते हैं। किस धातु से बने होंगे? जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसका गलनांक कम हो, जिसका विशिष्ट घनत्व कम हो, या फिर जिसका चालकत्व कम हो, ठीक है। तो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। घरों में जो फ्यूज वायर जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जो फ्यूज वायर होते हैं वो जिस धातु के बने होते हैं, तो उनकी विशेषता क्या होती है? प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, या फिर चालकत्व कम हो। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गलनांक कम हो, ठीक है। क्या हो जाए? तो जिनका गलनांक कम हो, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। घर फूंक तमाशा देखना, ठीक है। घर फूंक तमाशा देखना, और इसका अर्थ क्या होगा भाई? घर फूंक तमाशा देखना का अर्थ क्या होगा? बिना लाभ के कार्य करना, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, घर में आग लगा देना, या फिर दूसरे का घर जलते हुए देखना। तो ऑप्शन इतने आसान है कि आप आराम से कर ले जाओगे। क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, क्षणिक दिखावे के लिए, दूसरे के दिखावे के लिए क्या करना? बहुत कुछ करना है, ठीक है। अपनी हिम्मत से, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कार्य करना, ठीक है। दूसरे को दिखाने के लिए क्या करना? अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कार्य करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए शुरू किया गया है शक्ति योजना को, और किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना को शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, अब्दुल रज्जाक की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये अब्दुल रज्जाक जो है ये विजयनगर में आता है, ठीक है। कहाँ पर आएगा? तो ये विजयनगर साम्राज्य में आता है, और आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में किस राजा के समय में आएगा? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर अच्युत देवराय। 11वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके दरबार में आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय में। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ।
किस मुगल बादशाह का काल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? चलो जल्दी से बताना। तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसका काल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। किस मुगल बादशाह का काल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? देखो अगर हम लोग बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां का जो काल है ये स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, किसका माना जाता है? तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल माना जाता है। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर का जो काल है ये मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और अगर हम लोग साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य का जो स्वर्ण युग है ये अकबर के काल को माना जाता है, जिसमें आपको अबुल फजल मिलेंगे, फैजी मिलेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब लोग आपको किसके समय में मिल रहे हैं? तो अकबर के समय मिल रहे हैं। तो अकबर का समय जो है ये मुगल काल का साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे। अकबर के समय में सूबों की संख्या क्या थी? चलिए अकबर से एक बार फिर से प्रश्न है। सूबों का मतलब है प्रांतों से। तो अकबर के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। अकबर के समय में मुगल सूबों में, ठीक है, मुगल साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15, 18, 21 या फिर 22? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के समय में देखो प्रांतों की संख्या जो थी वो 15 थी। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर बात करते हैं हम लोग औरंगजेब की, तो औरंगजेब के समय में क्या हो जाएगा? प्रांतों की संख्या जो है वो हो जाएगी 21। ठीक है, औरंगजेब के समय में प्रांतों की संख्या 21, अकबर के समय में 15। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई है? तो देखो खालसा पंथ की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध जो है वो है सिख धर्म से। ठीक है, खालसा पंथ की बात करेंगे तो इसका संबंध किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो इसकी स्थापना करेंगे गुरु गोविंद सिंह करते हैं। ठीक है, कौन करेंगे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये खालसा पंथ की स्थापना करेंगे। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और क्या हैं? और अंतिम गुरु हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। और ये खालसा पंथ की स्थापना करेंगे, कब करेंगे? तो देखो 1699 में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन सी आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो पहला पूर्ण स्वराज दिवस देखो 1929 में कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, कौन होगा? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन में क्या होगा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, पहली बार क्या होगा? तो पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। और अगले साल ध्यान रखिएगा कब? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, कब? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 26 जनवरी 1930 को। और यही कारण है कि देखिए हमारा संविधान जो है ये बन करके तैयार हो जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हम लोग लागू करते हैं कब? हम लोग लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो क्यों करेंगे? क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस, पहला पूर्ण स्वराज दिवस हमने मनाया है कब? 26 जनवरी को। ठीक है भाई बात, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसे कहते हैं? इरावदी नदी, साल्विन नदी, मेकांग नदी या फिर गंगा नदी? क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसको कहते हैं? तो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। और जितने लोग बाद में जुड़े हो, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेकांग नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा मेकांग नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया में बात करेंगे तो ये एकमात्र देश है जो क्या है, जो स्थल अवरुद्ध है। स्थल का मतलब क्या है भाई, भूमि से है, और अवरुद्ध का मतलब कि घिरा है। तो ये एकमात्र ऐसा देश है जो चारों तरफ से क्या है, भूमि से घिरा हुआ है। तो कौन सा देश होगा दक्षिण पूर्व एशिया का? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड या फिर लाओस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लाओस। और लाओस की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो लाओस की राजधानी है वियंतियन। ठीक है, लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियन है, और ये एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? अच्छा देखो, म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार को 1935 में भारत शासन अधिनियम आएगा, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार को क्या कर दिया जाएगा? भारत से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर देंगे? तो म्यांमार को भारत से अलग कर देंगे। कब? तो 1935 का एक्ट आएगा, भारत शासन अधिनियम आएगा, इसके द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर देंगे। म्यांमार अब किसके किसके साथ सीमा बनाता है, आपको ये याद हो, या तो फिर कौन नहीं बनाता ये याद होना चाहिए। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये 4 राज्य हैं जिनके साथ जिनके साथ म्यांमार क्या करता है, सीमा बनाता है। मेघालय के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर मेघालय के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग मेघालय के स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो मेघालय का स्थापना वर्ष है 1972। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इनका स्थापना वर्ष है 1987। नागालैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थापना वर्ष है 1963, और मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर का स्थापना वर्ष है 1972। तो ये पूर्वोत्तर के राज्यों के स्थापना वर्ष भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया है? ठीक है, बताइएगा। तो उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1911 में, 1947 में, 1935 में या फिर 1960 में? 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर करते चलिएगा, जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया है? तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा ध्यान रखिएगा 2 नए प्रांत बनाए गए थे। कौन से? एक तो देखो, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ठीक है, म्यांमार को क्या कर दिया गया? तो म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। एक काम तो ये किया गया 1935 के एक्ट से। और क्या किया गया? 2 नए प्रांत बनाए गए थे। कौन कौन से? तो देखो, एक प्रांत बनाया गया था आपका सिंध, और एक नया प्रांत बनाया गया कौन? उड़ीसा। तो 2 नए प्रांत बनाए गए थे 1935 के एक्ट से। 2 नए प्रांत बनाए जाएंगे और म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाएगा। ये सब काम होगा 1935 के एक्ट से। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की बात करेंगे। जादूगोड़ा की जो खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान तो कोयले के लिए, अब्रक के लिए, यूरेनियम के लिए या फिर लौह अयस्क के लिए? 20वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जादूगोड़ा की जो ये खान है तो ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है जादूगोड़ा की खान? तो झारखंड में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में है जादूगोड़ा की खान जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री जो देशांतर है इसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्या करेंगे? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये किस महासागर से गुजरती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का आंसर करना है। चरक किसके दरबार में रहते थे?
तो बताना है चरक किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। 22वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चरक जो है ये किसके दरबार में रहते थे, और करेक्ट आंसर जो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन डी, कनिष्क के दरबार में। चरक की बात करें, चाहे हम लोग वसुमित्र की बात करें या फिर हम लोग अश्वघोष की बात करें, ठीक है, अश्वघोष की बात करें या फिर हम लोग नागार्जुन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, नागार्जुन की बात करें, तो ये सब लोग किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कनिष्क ने ध्यान रखिएगा कब, तो 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, ठीक है, कौन सा संवत चलाया था, तो शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। मयूर सिंहासन, ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया था, जल्दी से सारे लोग बताइएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था और इसी मयूर सिंहासन में क्या था, इसी मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ठीक है, क्या लगा था, तो कोहिनूर हीरा लगा था इसी मयूर सिंहासन में। और इसी कोहिनूर हीरे को और मयूर सिंहासन को बाद में कौन लेकर के चला जाएगा, तो नादिर शाह जो है ये भारत से ईरान लेकर के चला जाएगा, ठीक है, भारत से लूट करके ईरान लेकर चला जाएगा कौन, नादिर शाह, इसी कोहिनूर हीरे को और मयूर सिंहासन को, जिसका निर्माण किसके समय में किया गया था, शाहजहां के समय में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष आया। देखो अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, और इसका एक और नाम है इस्तमरारी व्यवस्था, ठीक है, कौन सी, तो इस्तमरारी व्यवस्था या फिर कहें जमींदारी व्यवस्था या फिर कहें अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहाँ पर लागू थी, तो ये व्यवस्था लागू थी बंगाल में। आपसे जमींदारी व्यवस्था पूछे, इस्तमरारी व्यवस्था पूछे या स्थायी बंदोबस्त पूछे, तो ये व्यवस्था कहाँ पर लागू थी, बंगाल में लागू थी। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी, तो 19% क्षेत्र पर लागू थी। और इस व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, किसको जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को मानते हैं। और ये व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी से संबंधित नाम नहीं है। देखो काली मिट्टी जो है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा नाम काली मिट्टी से संबंधित नहीं है। तो रेगूर मिट्टी, कपासीय मिट्टी, चरनोजम मिट्टी या फिर काप मिट्टी। क्या करेक्ट आंसर होगा 25वें प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी को यूरोप महाद्वीप में चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। तो काप मिट्टी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। काप मिट्टी जो है ये काली मिट्टी का नाम नहीं है, काली मिट्टी से संबंधित नहीं है। बाकी अगर हम तीनों नामों की बात करेंगे तो बाकी तीनों नाम जो है ये काली मिट्टी के नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और काली मिट्टी जो होती है ये क्या करती है, तो सबसे ज्यादा जल धारण करने की जो क्षमता होती है, सबसे ज्यादा जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, वो काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं, तो स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है ये कही जाती है काली मिट्टी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। काप मिट्टी जो है ये काली मिट्टी से संबंधित नहीं है। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो अभी हम लोग नादिर शाह की बात कर रहे थे, ये भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है वो उठा करके ईरान लेकर के चला जाएगा। तो इसने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, 1737, 1739, 1741 या फिर 1743। चलिए 26वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा,
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1739 में, 1739। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न की बात करेंगे। विनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां पर अभी आपातकाल की घोषणा की गई? तो बताइएगा, विनाश ज्वालामुखी जो है ये काफी चर्चा में था और इसके विस्फोट के कारण बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है और जिसके कारण उस देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। तो कौन सा देश है? 27वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। उरुग्वे, चिली, जापान या फिर पेरू? क्या करेक्ट आंसर होगा? 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, लीमा। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक भाई बात। अगर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो क्या हो जाएगा? तो शिमला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है? तो बताइएगा, कौशल विकास, उर्वरक क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र या फिर डिजिटल बुनियादी ढांचा? तो किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को शुरू किया गया है? 28वें प्रश्न का आंसर करना है। और देखो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा उर्वरक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी, उर्वरक क्षेत्र। ठीक है, तो उर्वरकों के प्रयोग को, जो देसी आपके उर्वरक हैं, ठीक है, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह या फिर झुम्पा लाहिड़ी? तो अभी हाल ही में 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार। 2023 से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है जिनको सम्मानित किया गया है? 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सलमान रुश्दी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सलमान रुश्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। फ्रेंच ओपन 2023, रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल? चलिए 30वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के हैं? तो ध्यान रखिएगा, सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए, ये पहली भारतीय महिला तलवारबाज खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने क्या किया है? एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीता है। और पहली है तो फिर क्या हो जाएंगी? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो बताइएगा कौन होंगी? अंजू रानी, भवानी देवी, बबीता कुमारी या फिर भावना कोहली? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तलवारबाजी, तो ऑप्शन बी भवानी देवी जो हैं, तो ये पहली भारतीय तलवारबाज महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने पदक जीता है। चलो आगे बढ़ेंगे 32वें प्रश्न की तरफ। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? तो देखो, इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं ना। कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जा रहे हैं, इस समय ऐसा देखा जा रहा है। तो बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया है? वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान या फिर शेरे बंगाल बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में लगाया है? तो शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये बांग्लादेश ढाका में है और यहाँ पर अपना 100वां शतक लगाया था। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन बना है? अब देखो, स्वतंत्र भारत के ये पहले हैं और पहले हैं तो फिर क्या हो जाएंगे? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बात। ठीक है, तो बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो ये केडी जाधव हैं, जो कि एक एथलीट हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केडी जाधव। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। द वेलिंग वॉल तो किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा, द वेलिंग वॉल तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, कह सकते हैं। तो किससे संबंधित है? यहूदी से, ईसाई से, सिया संप्रदाय से या फिर जैन से?
तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाता है। वेलिंग वॉल किससे संबंधित है? 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहूदी संप्रदाय से संबंधित है आपका द वेलिंग वॉल। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इसी को और एक नाम से हम लोग जान सकते हैं इडुक्की। अगर आपसे पूछ ले पेरियार या फिर इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य जो है, तो ये किस राज्य में है? पेरियार या इडुक्की पूछा जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो केरला में है पेरियार या फिर इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का सेशन था, महत्वपूर्ण सेशन था। 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आता है तो जाने से पहले सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।